नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान भूगोल में चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना। सर्वप्रथम चंबल नदी की कुछ सामान्य जानकारी के बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम चंबल नदी के उद्गम की अपन बात करें, वह भारत का हृदय स्थल माने जाने वाला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है, उस वहाँ की एक पहाड़ी है। पहाड़ी का नाम जनापाव पहाड़ी, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस पहाड़ी से ही चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। तत्पश्चात चंबल नदी के अंत की अगर बात की जाए तो चंबल नदी का जो अंत है वह यमुना में होता है। और स्थान विशेष की अपन बात करते हैं तो यूपी के इटावा के पास में, या कई किताबों में ये भी लिखा हुआ है मुरादगंज के आसपास में, यह चंबल नदी यमुना में विलीन हो जाती हैं। उसके बाद चंबल की और अगर जानकारी की अपन चर्चा करें तो लगभग लंबाई की अपन बात करते हैं 965 किलोमीटर में है। और इस नदी के बारे में एक चीज़ और आती है कि यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। उसके बाद में चंबल नदी के बारे में उद्गम पढ़ लिया अपन ने, अंत की बात कर ली, लंबाई के बारे में बात कर ली। उसके बाद में कि यह चंबल नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती हैं और राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती हैं, दोनों ही क्वेश्चन अलग हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम राज्य की अपन चर्चा करें तो सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कि मध्य प्रदेश से ही इस नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में राजस्थान से यह प्रवाहित होकर निकलती है और अंततः मैंने बताया आपको यमुना जो मिलती है, वहाँ जो राज्य आता है आपका यूपी। यानी चंबल नदी के प्रवाहित राज्यों की अगर बात की जाए तो यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में मुख्य रूप से प्रवाहित होती हैं। उसके बाद में जिलों की बात कर रहे हैं तो जिले मतलब राजस्थान के किन जिलों में या किन किन जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है। सबसे पहले तो जिलों की संख्या देते हैं, 6 जिलों में प्रवाहित होती है। पहला चित्तौड़गढ़, उसके बाद में कोटा, उसके बाद बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, 6 जिलों में
यह नदी मुख्य रूप से प्रवाहित होती हैं। जहाँ मैंने बताया चित्तौड़गढ़, प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक क्षेत्र पड़ता है, क्षेत्र का नाम चौरासीगढ़। इस चौरासीगढ़ के क्षेत्र के आसपास से ही यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और धौलपुर के आसपास से यह यूपी में चले जाती हैं। कितने जिले हो गए आपके? 6 जिले हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन सामान्य जानकारी के बाद में इसके चंबल नदी के अपन उपनामों के अपन बात करते हैं कि चंबल नदी को किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम उपनाम की अपन बात करते हैं तो इसे राजस्थान की गंगा के नाम से इसे जानते हैं। गंगा कहने का तात्पर्य यह है कि यह सदा नीरा नदी है। इस नदी में पानी कभी सूखता नहीं है, इसलिए बोलते से राजस्थान की गंगा के नाम से इसे जानते हैं। दूसरे नाम में बात करते हैं अपन, इस नदी को राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी इसे नवाजा जाता है। कामधेनु नाम की गाय थी, उससे जितना दूध निकालो कभी कोई कम नहीं पड़ता था। इसी कारण से इसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी इसे संबोधित करते हैं। उसके बाद में प्राचीन काल की बात करते हैं, पुराणों में बात करते हैं तो इसका नाम चर्मणवती के नाम से भी इसे संबोधित करते हैं। इसके अलावा यह नदी 12 महीने प्रवाहित होती है, तो इसे 12मासी नदी के रूप में भी जानते हैं, या इसे लगातार प्रवाहित होने से सदा नीरा नदी के नाम से भी जानते हैं। और निरंतर प्रवाहित होने से कारण इसे नित्य वाहिनी नदी के रूप में से भी इसे नवाजा जाता है। ये थी चंबल की एक सामान्य जानकारी। अपना टॉपिक चंबल नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना में या इस नदी पर मुख्य रूप से 4 बांध बने हुए हैं। बांधों की अपन चर्चा करते हैं तो पहला बांध गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश के एक जिला आता है नीमच जिला। नीमच जिले की एक तहसील है भानपुरा तहसील, वहाँ पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में जो भैंसरोडगढ़ तहसील है इसके पास में रावतपाटा है, वहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद में जवाहर सागर बांध, और एक आता है चौथा कोटा बिराज बांध। कोटा बिराज बांध, ये 4 बांध किस नदी बने हुए हैं आपके? चंबल नदी पर। इन चारों बांधों को के बारे में अलग अलग प्रकार से कंपटीशन एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन बांधों का क्रम ऐसे बताएं, उद्गम से अंत की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर, या इनके अलावा कि इन बांधों की लंबाई के अनुसार भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो 4 बांध बने हुए हैं इनमें सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये क्रम भी पूछा जाता है। और उसके बाद में कुछ बांधों की ऊंचाई के संदर्भ में भी कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बांधों के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। उससे पहले इस चंबल नदी घाटी परियोजना को एक चित्र के माध्यम से
बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे अपन। देखें आप, ये आपकी चंबल नदी बना रखी मैंने। ये यमुना नदी और ये आपकी गंगा नदी, नदी का नाम गंगा नदी, और ये आपकी यमुना नदी। और यहाँ पर भारत का हृदय स्थल कहलाने वाला पर्वत विंध्याचल पर्वत, यहाँ पर मैं विंध्याचल श्रृंखला बता देता हूँ आपको। ये विंध्याचल श्रृंखला हो गई, यहाँ का एक क्षेत्र है, ये पहाड़ी है, जनापाव पहाड़ी। यहीं से नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम बता चुका हूँ मैं, नदी का नाम चंबल नदी। देख लीजिए आप, यहाँ से लेकर के ये चीज़ चल रही है, यह मध्य प्रदेश राज्य से प्रभावित हो रही है। यहाँ से आने के बाद में यहाँ तक मान लें अपन, यहाँ पर राजस्थान राज्य शुरू हो जाता है। और राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ के पास में एक क्षेत्र आता है चौरासीगढ़, वहाँ से यह नदी राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। यानी इस क्षेत्र पर, क्षेत्र का नाम आ रहा है चौरासीगढ़ क्षेत्र। उसके बाद में ये चली कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए यह इटावा के आसपास यमुना में मिल जाती है। बांधों की अपन चर्चा करें तो सबसे पहला बांध, बांधों के नाम ये लिख देता हूँ मैं। गांधी सागर बांध, जो पहले बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश के मऊ क्षेत्र में पड़ता है, नीमच जिला आता है। यहाँ पर बना देते हैं अपन गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। उसके बाद में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक बांध और बना हुआ है। बांध का नाम राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद में जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। और अंततः यहाँ और आता है कोटा, कोटा बैराज। 4 बांध बने हुए हैं। और यह बांध माना जाता है कि विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस है ये, कि 100 किलोमीटर के दायरे में ऐसी पहली परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है चंबल नदी जो है, जिस पर 4 बांध बने हुए हैं 100 किलोमीटर के दायरे में। बांध के क्रम आपको बता दिए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। इनमें जो कोटा बैराज जो बांध है आपका, कोटा बैराज जो बांध है केवल सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया है। और बैराज का तात्पर्य ही यही होता है कि ऐसा जलीय क्षेत्र या ऐसा बांध जो केवल सिंचाई हेतु ही बनाया जाए। लेकिन जवाहर सागर,
राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, इनमें विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों चीज़ में उपयोगी आती है। और बैराज में सिर्फ क्या होगा, सिंचाई के रूप में ही इसे माना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, इन चारों बांधों में सिंचाई के लिए बनाया गया बांध कौन सा है, केवल सिंचाई के लिए बनाया जाएगा तो कौन सा आएगा, कोटा बैराज बांध। अब इसमें मैंने पहले कहा था कि इन चारों बांधों में कम से कम 6 या 7 प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखें आप, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि जो चंबल नदी पर जो बांध बने हुए हैं, एक एक पर अध्ययन करेंगे। पहला कि उद्गम से मुहाने का क्रम, जो ये बांध बना हुआ है, चंबल नदी के जो उद्गम होता है वहाँ का मुहाना, ध्यान रहे आप, बहुत सारे विद्वान मुहाने में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। मुहाने का तात्पर्य मैं लिख देता हूँ अंत। अब हम सोच लेते हैं कि मुहाने मतलब मुंह होता है जहाँ उद्गम होता है, नहीं, मुहाना अंत माना जाता है। कि उद्गम से लेकर मुहाने तक का क्रम चारों बांधों का बताइए आप। लो देख लेते हैं अपन, जो इसके सामने स्पष्ट देख लीजिए कि चंबल नदी का उद्गम कौन सा है, यहाँ जनापा पहाड़ी, अंत कौन सा आ रहा है, इटावा पास में आ रहा है। तो जो ये क्रम जो दिख रहा है आपको, कौन सा, देखो, गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, उसके बाद में जवाहर सागर, और चौथा बांध कौन सा आएगा आपका, कोटा बैराज। ये हो गया सिंपल सा क्रम, कोटा बैराज बांध। ये कौन सा क्वेश्चन था, उद्गम से मुहाने का क्रम। अब इसी को थोड़ा सा मैं घुमा के पूछ लूँ कि मुझे तो उद्गम से मुहाने तक नहीं चाहिए, आप तो ये बताओ गुरुजी कि चंबल नदी से दक्षिण से उत्तर की ओर बांधों का क्रम बताओ भाई। मैंने स्पष्ट कर दिया कि चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है भारत विशेष में। तो ये चीज़ आ रही है, इसका भी सेम आंसर यही होगा। देख लीजिए आप, ये आपकी दक्षिण दिशा, ये आपकी उत्तर दिशा। दक्षिण में पहला बांध गांधी सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर, और चौथा आ गया कोटा बैराज, कोटा बैराज। अगली बात करें अपन कि आप तो ये बताओ कि उत्तर से दक्षिण क्रम, कि चंबल नदी पर जो 4 बांध बने हुए हैं उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए आप। तो जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहला हो जाएगा आपका कोटा बैराज, लो भी लिखते हैं कोटा बैराज, कोटा बैराज। उसके बाद कौन सा आ रहा है, जवाहर सागर, ये लो पे जवाहर सागर। उसके बाद कौन सा है अभी, राणा प्रताप सागर, ये लो पे राणा प्रताप सागर। और उसके बाद आ जाएगा आपका गांधी सागर, इसका उल्टा हो जाएगा। ये 3 प्रकार क्वेश्चन ये हुए। अगला क्वेश्चन क्या आता है इसमें, तो दिशा के अनुसार तो बता दिया भाई, चलो उत्तर दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, उद्गम से मुहाने तक। अगला क्वेश्चन ये हो रहता है, जो ये 4 बांध बने हुए हैं, ये बांध कब कब बने हुए हैं, यानी स्थापना वर्ष के इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि सबसे पहले बांध कौन सा बना हुआ है, उसके बाद कौन सा बांध बना हुआ है, उसके बाद कौन सा बांध बना, यानी कि लिख देवे चौथा स्थापना वर्ष के अनुसार इन 4 बांधों का क्रम बताओ। उसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है भाई, ट्रिक याद हो जाएगी तो कोई समस्या नहीं होगी। ट्रिक देख लेते हैं कौन सी ट्रिक है।
देखो ट्रिक आएगी, गांधी को राज। क्या है ट्रिक? गांधी को राज। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जिस व्यक्ति का भारतीय मुद्रा पे फोटो आ रहा है तो राज तो उसी का होना ही है। गांधी का राज, ये ट्रिक है आपकी, स्थानावर्ष के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा। देखो फिर कैसे हो क्लियर। सबसे पहला बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध 1959 में। उसके बाद कुआ का हो जाएगा कोटा बैराज। उसके बाद में राणा प्रताप सागर और चौथा जवाहर सागर बांध। देखो बहुत ही आसान है। कितने क्वेश्चन कर लिए पेपर ने? 4। 1 2 3 4। ये प्रश्न घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको गौर से देखें। स्थापना वर्ष उत्तर दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, उद्गम से मुहाना या मुहाने से उद्गम भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन और आता है कि स्थापना वर्ष के बारे में करते हैं अपन कि इन बांधों की लंबाई के अनुसार, कि ये जो 4 बांध बने हुए हैं इनकी लंबाई के अनुसार सबसे लंबा बांध कौन सा है? यानी कि कहते हैं लंबाई के अनुसार कि सबसे लंबा बांध कौन सा माना जाता है। सबसे लंबे बांध क्या करते हैं अपन? देखो सबसे लंबा, जो सबसे लंबे नाम वाला होगा, सबसे लंबा नाम कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। तो लंबाई में कौन सा हो जाएगा आपका? पहला बांध हो जाएगा आपका राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद राणा जी आ गए। राणा जी के आने के बाद में गांधी जी को आना पड़ेगा भाई। लो भी गांधी जी भी आ गए। गांधी सागर बांध। गांधी जी आ गए तो जवाहर जी को भी आना पड़ेगा। लो भाई तीसरा नंबर कौन सा होगा? जवाहर सागर बांध। और चौथा क्वेश्चन जो चौथा बच्चों कोटा बैराज। ये लो कोटा बैराज बांध। लंबाई के अनुसार भी अपन ने पढ़ लिया। लंबाई के अनुसार सबसे लंबा राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। इसमें सबसे ज़्यादा लंबाई जो राणा प्रताप सागर की माने जा रहे हैं तो लगभग 1100 मीटर के रूप में इसकी लंबाई मानी जाती है। अगला एक क्वेश्चन और आता भी, देखो पढ़ते हैं छठे रूप में। जो बांध की मैंने लंबाई तो बता दी, इस रूप में ये बांध की कितना लंबा है, लेकिन इन बांध की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई के अनुसार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन निम्न बांधों में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और सबसे नीचा बांध कौन सा है। देख लो ऊंचाई अनुसार इन चारों बांधों का क्रम की बात करते हैं। देखो भाई इन चारों नामों की अपन बात करते हैं। गांधी जी हैं, वो सबसे ऊंचे व्यक्ति माने जाते भाई। सब जानते क्यों ऊंचे? मुद्रा पर फोटो आ रहा तो ऊंचा ही है और योगदान दिया देश को आज़ादी दिलाने में। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा आपका? गांधी सागर बांध। लगभग 62 मीटर इसकी ऊंचाई है। गांधी सागर के बांध में जवाहरलाल नेहरू भी आ गए थे। जवाहर सागर बांध इससे थोड़ा कम ऊंचा 62 मीटर से। उसके बाद आएगा आपका कोटा बैराज। अब कौन सा बच गया? गांधी जी आ गए, जवाहर जी आ गए, कोटा बैराज हो गया और बच गया राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो है वो सबसे लंबा है, वो सबसे ऊंचा नहीं है। इसमें
लगभग 62 मीटर ऊंचाई गांधी सागर की है। उसके बाद सब छोटे छोटे आते हैं। लगभग 36 मीटर इसकी राणा प्रताप सागर की ऊंचाई मानी जाती है। एक वो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनके अलावा जो चंबल नदी घाटी परियोजना है, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी है? बहुउद्देशीय परियोजना। अब बहुउद्देशीय परियोजना का तात्पर्य हो गया एक से अधिक कार्य होना। इस परियोजना में सिंचाई का कार्य भी होता है, विद्युत उत्पादन कार्य भी होगा, पेयजल का काम भी होता है, और आजकल मछली पालन के उद्देश्य से अवरोधक के रूप में, वृक्षारोपण के रूप में, भूमि कटाव को रोकने के उद्देश्य से ये योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो मैंने एक शब्द का उपयोग किया, विद्युत उत्पादन। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि इन चारों बांधों के क्रम में ऐसा बताओ कि सबसे ज़्यादा बिजली कौन उत्पन्न करता है। कि विद्युत उत्पादन में चारों बांधों में सबसे पहला बांध कौन सा आता है, पढ़ लेते हैं। देखो, विद्युत उत्पादन 7वां, यहाँ लिख देते भाई 7वां। विद्युत उत्पादन के अनुसार इन चारों बांधों का क्रम। इसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना पहले कि मैं जब कोटा बैराज के बारे में बताया तो मैंने स्पष्ट कर दिया था पहले कि कोटा बैराज केवल सिंचाई के उद्देश्य से ही है, यहाँ बिजली उत्पादन नहीं होती है। तो पहले से दिमाग में ये फिट कर लियो कि कोटा बैराज को शामिल करो तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, या शामिल करोगे तो सबसे अंत में कर देना। विद्युत उत्पादन में पहला जो नंबर आता है वो आएगा राणा प्रताप सागर बांध। विद्युत इन चारों बांधों में सबसे ज़्यादा जो बिजली उत्पादन जो करता है वो करता है राणा प्रताप सागर। कितना करता है वो भी देख लेते हैं। 172 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। 172 मेगावाट बिजली उत्पादन कौन करता है? राणा प्रताप सागर। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर गांधी सागर बांध। बिजली उत्पादन में दूसरे नंबर पर आया गांधी सागर बांध। यह उत्पादन करता है 115 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का कार्य करता है। और तीसरे नंबर पर आएगा जवाहर सागर बांध, जो बिजली उत्पादन का जो कार्य करता है लगभग 99 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। कोटा बैराज नहीं करता, भी ध्यान रखना साथ में यूँ नहीं तो कोटा बैराज भी सर 2 करता है 5 करता है, नहीं, कोटा बैराज सिर्फ सिंचाई होती है। अब इनकी कुल बात करें, प्रश्न आता है कि चंबल घाटी परियोजना से कुल कितनी बिजली उत्पादन या विद्युत उत्पादन किया जाता है। इनको जोड़ लो, देखो 7, 9, 6, 8, 9, 18, 386 मेगावाट। बहुत इम्पोर्टेंट कि चंबल नदी घाटी परियोजना से लगभग 386 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन और ध्यान रख लेना, तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना कि राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर, यहाँ से बिजली उत्पादन जो हो रही है उनमें कितनी इकाइयों से बिजली उत्पादन होती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना पे। देख लो कि राणा प्रताप सागर बांध से 4 इकाइयों से कितने होते हैं? 172 होते हैं।
और गांधी सागर से 5 इकाई से 115 और जवाहर सागर से 3 इकाई से लगभग 99 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। ये थी चंबल पर स्थित बांधों के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अपन ने चर्चा की। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में RAPP की स्थापना की गई। गुरुजी यो कुछ RAPP राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यहाँ पर रावतबाटा में। सबसे पहले फुल फॉर्म लिख देते हैं, कई बार पूछ ले कि RAPP की फुल फॉर्म क्या होती है। राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। इसकी जो स्थापना की अपन बात करते हैं, इसकी स्थापना 1973 में की गई। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछा जा चुका है, RAPP की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कनाडा जो देश है, कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। इनके अलावा इन चंबल घाटी परियोजनाओं में कुछ और बात करें तो कुछ लिफ्ट नहरें भी छोड़ी गई हैं। कुल 8 लिफ्ट नहरें छोड़ी गई यहाँ से, जिसमें 2 तो कोटा जिलों से, एक तो है कि जालीपुरा देख लेते हैं अपन, लिफ्ट नहरें, लिफ्ट नहरें। फर्स्ट जालीपुरा, दूसरा दिकोद। ये दोनों ही जो लिफ्ट नहरें हैं वह कोटा जिले से निकल गई। कहाँ से निकल गई? कोटा जिले से। उसके बाद में 6 लिफ्ट नहरें और हैं। उनमें फर्स्ट नाम अंता माइनर, पंचेल, गणेशगंज, सोरखंड, और एक और आती है कचारी। कचारी। ये सभी लिफ्ट नहरें 12 जिला की हैं, 12 की। ये चंबल नदी घाटी के बारे में अध्ययन किया अपन ने। इनमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा और ध्यान रख लें कि चंबल नदी घाटी परियोजना से मुख्य सिंचाई से लाभान्वित होने वाले जिलों की अपन बात करते हैं। कोटा, बारा, बूंदी, ये 3 जिले मुख्य रूप से सिंचाई से प्रभावित होते हैं। और कुल
क्षेत्रफल की हम बात करते हैं कि कितना क्षेत्र इस परियोजना से लाभान्वित है, तो लगभग 5.6 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वह इस परियोजना से लाभान्वित माना गया। ये था चंबल नदी का टी परियोजना का टॉपिक कंप्लीट। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके मन में बैठता है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।